अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। दोस्तों, आज हम चैप्टर 6 शुरू करने वाले हैं इक्विलिब्रियम, जो हमारी फिजिक्स का था। 9 और 10 दोनों में पढ़ाया जाता है। अभी तो 10 में भी चल रहा है। बाकी ये है कि अभी 9 क्लास का छठा चैप्टर है फिजिक्स का, कराची बोर्ड सिंटैक्स बुक का। तो इक्विलिब्रियम बिल्कुल एक नया वर्ड है और ये चैप्टर 6 का नाम है। ओके, अब इक्विलिब्रियम होता है क्या है, उससे पहले हम लोग इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा, कि हमें क्या सीखने को मिलेगा, कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या इसकी टाइप्स होती हैं, किस तरह का ये होता है। तो हम शुरू में चलते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ। सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन यहीं पे मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हमने ये वर्ड पढ़ा ही नहीं। फिर हम बात कर रहे हैं पैरेलल फोर्सेस की, फिर हम बात कर रहे हैं टॉर्क मोमेंटम ऑफ फोर्स। मोमेंटम ऑफ फोर्स के बारे में लोगों ने कुछ 8 क्लास में या 7 क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होता है। पैरेलल फोर्सेस के बारे में भी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कपल्स, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये हैं, यानी आपको चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, तभी आपने ये चैप्टर सही से समझा है और इसके आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ। इक्विलिब्रियम होता है क्या? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी यहाँ मिसाल कुछ ऐसी दी हुई है जैसे कि एक बॉडी या तो बिल्कुल रेस्ट में हो, या वो मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रही हो, तो फिर उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में कहते हैं। या मिसाल कुछ ऐसे जैसे कि हमने एक तस्वीर दी हुई थी, पिछली चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो फोर्स एंड मोशन, सॉरी वेक्टर चैप्टर में हम लोगों ने ये तस्वीर दिखाई थी मैंने अपनी वीडियो में। और यहाँ पे पहली तस्वीर में दिखा रहे थे कि अगर दोनों तरफ एक ही फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन और 20 न्यूटन, फिगर ए की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक तरफ चीज़ मूव होगी 30 न्यूटन की तरफ, लेकिन राइट साइड। एक तरफ 20 लग रही हो, एक तरफ 40 लग रही हो, तो जिस तरफ 40 लग रही है उस तरफ मूव हो जाएगी 20 न्यूटन। लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर फोर्सेस लग रही हैं तो फिर क्या होगा? फोर्सेस तो दोनों तरफ बराबर लग रही हैं, लेकिन उनका रिजल्टेंट क्या हो रहा है? जीरो। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड की फोर्स राइट साइड की फोर्स को कैंसिल कर रही है। तो ये वो कंडीशन होती है जहाँ इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है, यानी बॉडी रेस्ट में होती है या बॉडी मोशन में हो, जैसे कि ये मूविंग होता तो ये मोशन में ही रह जाता, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आता है? जीरो। और ये बॉडी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रह जाती, यानी उसकी वेलोसिटी थी, या फिर ये बॉडी रेस्ट में ही रहती अगर रेस्ट में थी। तो ये होती है इक्विलिब्रियम कि अगर बॉडी कोई सेट हो, मतलब उस बॉडी को हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रेस्ट में हो या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो, वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। आगे इसकी स्टेट ऑफ एग्जांपल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ। बेसिक आइडिया ऑफ इक्विलिब्रियम की आइडिया क्या है, बेसिक कि किस बात से एक चीज़ इक्विलिब्रियम में पहुंचती है। अब देखें, पहुंचने का काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, लेकिन इनमें दो मेन रीज़न ये हैं कि दोनों तरफ की फोर्सेस बराबर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे ऊपर की तरफ से भी 15 न्यूटन फोर्स लग रही है और नीचे की तरफ से भी 15 न्यूटन लग रही है, तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को कैंसिल कर देगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक तरह का वेक्टर है। वेक्टर वो चीज़ होती है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी होने की वजह से एक पॉजिटिव 50 होगा, एक नेगेटिव 50 होगा, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से। ऐसे ही लेफ्ट और राइट, अगर आप किसी भी एक साइड को पॉजिटिव 30 ले लेते हैं तो दूसरी साइड हमारी नेगेटिव 30 होगी। सही है। इसी तरह दूसरी डायग्राम में भी यही है कि जिस तरह भी हम लोगों के बराबर फोर्सेस लगाएंगे तो वो चीज़ इक्विलिब्रियम में आएगी, या तो रेस्ट में या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे नीचे क्या लिखा है? दीज टू ऑब्जेक्ट आर इक्विलिब्रियम सिंस द फोर्स आर बैलेंस। यहाँ पे दोनों फोर्सेस बैलेंस है, तभी ये चीज़ इक्विलिब्रियम में। ओके, द फोर्स आर नॉट इक्वल, however the force are not equal, equilibrium mean the force are balanced but not necessarily equal। अब देखें दूसरी वाले इस डायग्राम में हम लोग ये बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम में हमेशा फोर्स बैलेंस हो, लेकिन बात यह फोर्स बैलेंस तो होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है इक्वल हो। अब उसकी एग्जांपल हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम दो इक्विलिब्रियम की टाइप्स पढ़ लें। जो हमारे पास टाइप्स होती हैं, दो तरह की टाइप्स होती है, एक हमारे पास तो जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होती है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल द बॉडी रिमेन एट द स्टेट ऑफ द रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए फिजिक्स में जहाँ अब आपके पास स्टेट्स लिखा हुआ है उसका मतलब, या स्टैटिक लिखा हुआ है सॉरी, तो स्टैटिक का मतलब ये होता है वो चीज़ रेस्ट में है। जहाँ डायनामिक लिखा हुआ है तो समझ जाए मोशन में। अब जैसे इंसान एक खड़ा हुआ है, सही है, इस पर दो तरह की फोर्स लग रही हैं। एक फोर्स क्या लग रही है? एक फोर्स ये लग रही है कि आप अपने आप को खड़ा करके रखे हुए हैं, अगर आप अपने को छोड़ देंगे तो ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच लेगी। लेकिन दूसरी फोर्स क्या लग रही है? दूसरी फोर्स ग्रेविटी की लग रही है, जो आपको सीधा खड़ी करी है और नीचे की तरफ खींच रही है। और आप अगर स्टैंड होके खड़े में बिल्कुल सीधे, तो मतलब यहाँ पे कि आप इक्विलिब्रियम की एक फोर्स में। सही है। तो यहाँ पे जो एक फोर्स है वो क्या है? आपको अपवर्ड कर रही है पर्सन को। दूसरी फोर्स क्या है?
ग्रेविटी जो पुल डाउन कर रही है। तो ये होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मिसाल, यानी हॉरिजेंटली और वर्टिकली फोर्स जो लग रही है एक बॉडी पे और बॉडी रिमेन और स्टेट कंडीशन में यानी रेस्ट कंडीशन में, तो ये कहलाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब बुक लाइन ऑन टेबल, ये भी एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब हम बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। If the forces are acting on the body horizontally and vertically and the body remain in the state of motion is called dynamic equilibrium। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम ये होता है अगर एक चीज मोशन में, सही है, वो मोशन में चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है और उस पर फोर्स लग रही है, लेकिन वहाँ पे फोर्स उसको कैंसिल आउट कर रही है। जैसे कि हमने पिछली वाली तस्वीर में देखा था कि एक ट्रॉली है जिससे 25 न्यूटन की फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है, 25 न्यूटन की फोर्स राइट की तरफ लग रही है, लेकिन वो ट्रॉली चलती भी है, तो वो चलती रहेगी किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। सही है, तो ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम की मिसाल। अ ट्रेन इन द मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक ट्रेन पे मूविंग कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जैसे बुलेट ट्रेन मूविंग कर रही होती है, तो ये हमारी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। ओके, तो हम बात करते हैं आगे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। टाइप ऑफ पैरेलल फोर्सेस, हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो फोर्सेस की बात तो लाजमी है, क्योंकि दो पैरेलल फोर्सेस यानी एक लेफ्ट या राइट लग के हम लोगों की क्या हो रही है, बॉडी रेस्ट में आ रही है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रही है। तो हमें पता चलना चाहिए कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। दो तरह की पैरेलल फोर्सेस होती हैं भाई, एक लाइक होती है, एक अनलाइक होती है। यहाँ पे तस्वीर में एग्जांपल हमारे पास बनी हुई है F1 F2। ये जो है हमारी क्या है, लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस विच क्या होती हैं, जो सेम डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में भी इक्वल भी हो सकता है, नॉन इक्वल भी हो सकता है, लेकिन अनइक्वल भी हो सकता है। बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि नॉर्मली एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्सेस है, यानी जो पहली तस्वीर दिखाई थी, अगर एक तरफ 20 न्यूटन राइट लग रहा है तो दूसरी तरफ भी 20 न्यूटन राइट पे ही लग रहा है, तो वो हमारी कहलाती है पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती है, एक आपकी अपवर्ड की तरफ, दूसरी आपकी डाउनवर्ड की तरफ, एक आपकी लेफ्ट की तरफ तो दूसरी आपकी राइट की तरफ, ये होती है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। द टू पैरेलल फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज अ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और जब सेम डायरेक्शन की बात होगी तो लाइक पैरेलल फोर्सेस। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। पैरेलल फोर्सेस के लिए मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड नहीं होता, पैरेलल एक्सिस हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करवा रही होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस। अब रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस ये होता है कि भाई अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे दोनों लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, F1 और F2 दोनों ऐड हो जाएंगे और एक ही चीज एक तरफ मूव करेगी। टू पैरेलल फोर्सेस जब लाइक होंगी तो फिगर ए बनेगी, जब टू पैरेलल फोर्सेस अनलाइक होंगी तो फिगर बी बनेगी। अब यहाँ पे तीसरी जो फिगर शो कराई हुई है वो शो करवाई हुई है क्या, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं लेकिन यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ रिजल्टेंट इनका क्या होगा। जिस तरह आप फोर्स लगाएंगे, अगर दोनों सेम हुई अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो बॉडी हमारी रेस्ट में आ जाएगी, या मूविंग है तो मूविंग में रहेगी, और ये भी इक्विलिब्रियम की काइंड है, बीच वाली। ओके, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लेकिन इक्वल। आगे बढ़ते हैं भाई, कपल, ये कपल पढ़ते हैं। ओके, द पेयर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस बट अपोजिट इन द फोर्सेस व्हिच टेंड टू बी प्रोड्यूस रोटेशन। दो अलग अलग डायरेक्शन की फोर्स यानी इक्वल और पैरेलल, यानी दोनों फोर्सेस बराबर हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में और अपोजिट एक दूसरे के, एक आपको लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हो तो एक आपको राइट की तरफ मूव कर रहा हो, तो वहां पे क्या होता है, एक रोटेशन पैदा हो जाती है। जैसे कि सर्किल का मकसद क्या होता है, अगर एक चीज आप घुमा रहे हैं तो वहां पे क्या है, जैसे आप कोई भी चीज घुमा रहे हैं तो जब वो ऊपर जाती है उसे ग्रेविटी नीचे खींचती है। सही है, यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रेविटी की फोर्स है जो आपको डाउनवर्ड की तरफ कर रही है, लेकिन फिर हम उंगली घुमाते हैं तो वो चीज ऊपर की तरफ जाती है। तो वहां पे क्या होता है, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, नहीं, दो पैरेलल फोर्सेस होती हैं और इक्वल फोर्सेस होती हैं जिसकी मदद से वो चीज रोटेशन घूम रही होती है। ओके, यहाँ पे ये लिखा हुआ, कपल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल बट अपोजिट फोर्सेस व्हिच टेंड टू प्रोड्यूस रोटेशन ओनली, यानी वो रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए आते हैं जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एक्सिस, एक जो एक्स बना हुआ है इस वाली तस्वीर में और एक इस वाली तस्वीर में, अगर इस तरफ से दोनों तरफ फोर्सेस लगेंगे तो वो चीज़ मूव हो जाएगी। ओके, हम अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन। हम काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये बात होती है, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन की हम बात करें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, द बॉडी रोटेट अबाउट द फिक्स एक्सिस, यानी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं जो फिक्स एक्सिस पर रोटेट होती है बॉडी, जैसे हम सर्कुलर मोशन में ये पढ़ा था, वो होती है काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन। अब हम यहाँ पे क्या बात हुई, ये टॉपिक क्यों आया बीच में, क्योंकि बात यहाँ पे ये हमने पिछली बार पढ़ा डेफिनेशन कपल की, कि
इक्वल और पैरेलल फोर्सेस जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, वो रोटेशन पैदा होती है। तो ये रोटेशन कुछ इस तरह की पैदा होती है, सही है। एक चीज़ आपको नीचे की तरफ खींच रही है यानी डाउनवर्ड की तरफ, दूसरी चीज़ आपको अपवर्ड की तरफ खींच रही है। तो इस तरह से मिलकर से मिलता है रोटेशन, यानी रोटेशन इस तरह मूव करता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, टॉर्क। टॉर्क भी एक तरह से रोटेशन या डिस्टेंस से कवर होता है। जैसे कि हम मिसाल करें, एक दरवाज़ा खोलना है, तो दरवाजे को हम लोग एक कोने से पकड़ के खोलना हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन जहाँ से कुंडी होती है वहाँ से पकड़ के खोलना आसान होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा टॉर्क ज़्यादा हो जाता है। तो टॉर्क डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, आपकी फोर्स और आपके मूवमेंट आर्म पे। लेकिन टॉर्क हम पढ़ लें, टॉर्क होता है क्या। टॉर्क कैन बी डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंटल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे तस्वीर में एक बनाया हुआ है, ओके। पहले हम लोग इसकी मिसाल कर लेते हैं पानी की। जैसे कि हम लोग एक नट घुमा रहे हैं, अगर हम लोग F2 से लगा रहे हैं फोर्स, यानी पास से पकड़ के खोल रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से वो नट खुलेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क का फार्मूला है F इंटू आर, यानी फोर्स इंटू मोमेंटम आर। अब यहाँ पे फोर्स अगर आपकी सेम भी हो, यानी आप अगर 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और मोमेंटम आर्म 1 है, तो आपका टॉर्क तो 50 ही रह जाएगा। लेकिन आप उसका अगर मोमेंटम आर्म कम कर दें, R2 पे लिए हैं और फोर्स आपकी F1 हो, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स तो आपकी जितनी ही रहेगी एक इंसान की, लेकिन मोमेंटम बढ़ने की वजह से वो चीज़ आसानी से खुल जाती है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे एक दरवाज़ा बना हुआ है, दरवाजे को अगर इस साइड से हम लोग खोलें तो हम लोगों को बहुत मुश्किल पड़ेगी। इस साइड से घुमाना भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैवी लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है मूवमेंट आर्म का वो बहुत कम है। जैसे जैसे डिस्टेंस मूवमेंट आर्म का बढ़ेगा, जैसे R1 इंक्रीज होगा, वहाँ पे आपको फोर्स बहुत कम लगानी पड़ेगी और आसानी से खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ टॉर्क बहुत हाई लेवल में प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि हमारा R2 जो है वो 1 मीटर है, ओके। फोर्स आपकी 50 न्यूटन है, तो आपका टॉर्क कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 1, 50। लेकिन अगर इस वाली तस्वीर में देखें, आपका अगर डिस्टेंस जो है आर मोमेंटम आर्म जो आपका डिस्टेंस हो गया दरवाजे से, वो 3 मीटर का हो गया, सही है, और फोर्स आपकी 50 न्यूटन ही है, तो आपका टॉर्क कितना पैदा हो रहा है? 150 न्यूटन। तभी वो चीज़ आसानी से खुल जाता है। इवन अगर आप पानी की बात करें, जिन लोगों ने एग्जाम्पल्स देखी होंगी, तो हम लोगों ने देखा होगा पानी को हम लोग जब बड़ा करते हैं तो वो चीज़ आसानी से खुल जाती है। इवन जो कार्स को खोलना होता है, कार के नट्स हों, ट्रक के नट्स हों, ये सब भी पाने वाने से जो चीज़ें खुल रही होती हैं, उन सब में क्या होता है, उनका साइज़ बड़ा कर दिया जाता है। फोर्स इंसान की ज़्यादा नहीं हो सकती, आप जितनी फोर्स लगा सकते हैं वो आपके अंदर फोर्स पर डिपेंड है। लेकिन जब हम फोर्स को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हम डिस्टेंस को आगे बढ़ा देते हैं एक चीज़ को मैनेज करने के लिए, टॉर्क बढ़ाने के लिए, कि इसमें रोटेशन ईजिली मूव हो जाए, ओके। ये मिसाल हम लोग नट खोलने के लिए भी करते हैं, ये मिसाल हम लोग कोई भी नट या स्क्रू खोलने के लिए, ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं टॉर्क का। अब आगे बढ़ते हैं जरा, टॉर्क से आगे हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, व्हाट इज अ टॉर्क। और इसकी डेफिनेशन जैसे कि मैंने बताया था, टॉर्क इज अ फोर्स कुछ कॉज बाय रोटेशन या टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूस ऑन द बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। यानी टॉर्क एक तरह का रोटेशन एग्जांपल है, जैसे कि आप कोई दरवाज़ा खोल रहे हैं या कोई नल का घुमा रहे हैं, तो ये सारे टॉर्क की एग्जांपल हैं, सही है। टॉर्क का हमारे पास क्या होती है फार्मूला, अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेस डिस्टेंस बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द पिवट। पिवट वो हिस्सा होता है जहाँ पे ये चीज़ घूमती है। टॉर्क को रिप्रेजेंट करवाते हैं टॉ से, ये सिंबल बना हुआ है टॉ है, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म यानी डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो टॉर्क का यूनिट आपको बन जाएगा न्यूटन मीटर, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ ये एग्जांपल की है कि टॉर्क होती क्या है और किस तरह से मूव करती है, वो मैं पीछे डिफाइन कर चुका हूँ ईजिली। आगे बढ़ते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे हम फलक्रम की बात करें, फलक्रम हमारा मूविंग पार्ट है, टॉर्क आर्म जो हमारा ये डिस्टेंस है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमारे पास शो है कि ये हमारा क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज हमारा घूम रहा है, यानी अभी तस्वीर के हिसाब से लेफ्ट साइड, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन राइट साइड भी हो सकती है, सही है, दोनों साइड हो सकती है और मूवमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो ये हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इसमें। अब हम टॉर्क टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ आती है जब हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमने क्या बात करी, फर्स्ट जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम थी, अगर कोई चीज़ बुक यानी लाई हो रही है एक टेबल पे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का उसमें बहुत बड़ा पार्ट है। क्यों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड की तरफ खींच रही है, लेकिन जो बुक है वो अपवर्ड की तरफ इस बात से मौजूद है क्योंकि टेबल की भी फोर्स लग रही है, सही है। तो हम बात कर रहे थे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, द पॉइंट विच द वेयर द अर्थ ग्रेविटी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी वो पॉइंट जहाँ पे ग्रेविटी आपकी अर्थ की ऑब्जेक्ट की फोर्स लगा रही हो, यानी जिस तरफ से आपको खींच रही हो, जिस तरफ आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रहा है आपकी बॉडी का, वो हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द पॉइंट ऑन विच द whole weight of an object appears to act। आगे देखते हैं इसकी एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे एग्जांपल बनी हुई, यहाँ पे जो चीज़ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बीच में बिल्कुल होल पे, तो हमेशा ही सीधा ही तरफ गिरेगा, यानी आगे की तरफ ही गिरेगा, ओके।
क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरफ से बना हुआ है। इवन जिस चीज़ की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन करती है, जिस तरफ उसका वेट ज़्यादा होगा उस तरफ उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। तो काफ़ी चीज़ों को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो जब गिरें तो इस तरह से गिरें, वो गिरें तो पीछे की साइड गिरें। तो ये सब कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर डिपेंड होता है कि एक चीज़ कैसे गिरी। जैसे ये चीज़ घूम के नहीं गिर सकती, यानी सीधी खड़ी है और उस साइड गिर जाए, क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे है नहीं। ये हमेशा डाउनवर्ड की तरफ गिरेगी, क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ है। इवन अगर एक चीज़ में अगर आप वेट लटका दें तो हमेशा वो आगे की तरफ गिरता है, क्यों? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो चुका होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट थ्रू विच द एंटायर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपियर्स टू एक्ट, यानी उसका पूरा वेट जहाँ पे अपेयर हो रहा है एक्ट करने के लिए, वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का द टोटल पुल ऑफ वेट अपेयर ऑन द एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या हुआ है। थोड़ी और एग्जांपल देखते हैं इसकी जल्दी से। जैसे यहाँ पे कुछ शेप बनी हुई है, यहाँ पे शेप का हर एक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन किया हुआ है। जैसे अगर कोई डिस्क हो तो यहाँ पे आगे की तरफ गिरेगी, ये वाली डिस्क रिंग जो होती है वो भी इस तरह मूव करती है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये पॉइंट होता है, इस पर सीजी लिखा है। अब कार्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये पॉइंट होता है। अब हर एक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग है अगर आप देखें, लेकिन है बिल्कुल सेंटर में। अब ट्राइंगल का भी एक सेंटर बना के इन लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन किया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हमने बताया था इक्विलिब्रियम होती क्या, लेकिन उसकी कंडीशंस के बारे में नहीं पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम हो किस तरह से रही है। सही है, हमने स्टैटिक और डायनेमिक उसकी टाइप्स पढ़ती है। अब उसकी दो कंडीशन होती हैं इक्विलिब्रियम के, सम ऑफ ऑल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड रिजल्टेंट जीरो, देन द बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन या फर्स्ट इक्विलिब्रियम इन कंडीशन। ओके, यानी यहाँ पे सारे फोर्स का सम जो हो जीरो हो। ओके, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने वही बता रहा हूँ जो शुरू में डिफाइन किया था, एक तरफ 50 न्यूटन फोर्स लगाए, दूसरी तरफ 50 न्यूटन फोर्स लगाए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उसका सम क्या हुआ? जीरो। या एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड है, उसका सम क्या हुआ? जीरो। तो जिस में सम ऑफ ऑल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी और रिजल्टेंट जीरो हो, वो हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। ओके, इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं ई एफ इज इक्वल टू जीरो, यानी टोटल फोर्स बराबर है जीरो के, और रिजल्टेंट ऑफ आर पैरेलल फोर्स पार्टिकल इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल जीरो, यानी तमाम चीज़ों का रिजल्टेंट जो बन रहा है वो आपका जीरो बन रहा है। यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूँ, नहीं पा रहा। असल में बात यह है कि बोल बोल के यकीन माने 20 मिनट की जो वीडियो होती है तो मैं थक जाता हूँ थोड़ा थोड़ा, बहुत रवानी से बोलना पड़ता है, ताकि जाहिर सी बात है 20 मिनट में चैप्टर ख़त्म करना है 20-25 मिनट में, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि और जो वीडियोज़ देख रहे होते हैं उसमें आधे आधे घंटे में एक टॉपिक डिफाइन होता है, और यकीन माने कि जितना टॉपिक इतना होता है मैट्रिक के हद तक, तो मैट्रिक के हद तक इतना समझना काफ़ी है। बाकी जो आगे के टॉपिक हैं जो फर्स्ट या सेकंड ईयर में कवर होंगे उस पर मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन पढ़ लिए, दो कंडीशन होती हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है भाई? दूसरी कंडीशन ये द सम ऑफ ऑल टॉर्क या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, या किसी बॉडी पे एक्ट करें और उसका रिजल्टेंट जीरो आ जाए, यानी एक बॉडी आपको लेफ्ट की तरफ रोटेट करिए, दूसरी बॉडी आपको राइट की तरफ रोटेट करिए, तो आप कहाँ पे रहेंगे? आप अपनी जगह पे रहेंगे, वो आपका रोटेशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्लॉकवाइज फोर्सेस और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस बराबर हो जाएं तो हमारा रिजल्टेंट जीरो होता है। सही है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक बॉडी लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, कर नहीं रही, यहाँ पे बॉडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है लेकिन वो स्टेटिक इक्विलिब्रियम में, और कंडीशन अभी सेकंड अप्लाई हो रही है। क्यों? क्योंकि ये वाला वेट जो है इसको क्लॉकवाइज मूव करवाना चाह रहा है, दूसरा वाला वेट इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना चाह रहा है, लेकिन बॉडी क्या है, सेम वेट होने की वजह से, सेम टॉर्क होने की वजह से कैंसिल आउट कर रही है, तभी इन दोनों का टॉर्क मिला के जीरो हो रहा है। तो ये है हमारी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी? तमाम फोर्स का सम जीरो। सेकंड कंडीशन क्या है? तमाम टॉर्क का सम जीरो, यानी रोटेशन का। तो ये है दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ते हैं जरा सा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सीसॉ में हम लोग देख सकते हैं। सीसॉ हमारा स्टेबल भी होता है, अगर दोनों बराबर के बंदे बैठ जाएं तो हमारा सीसॉ स्टेबल हो जाता है। बोट में भी जो कर रहे होते हैं बराबर फोर्सेस लगा रहे होते हैं तभी बोट सफ़र कर पा रही होती है, और बहुत सारी मिसालें हैं इसकी, कंस्ट्रक्शन हो गए, वाल्कन वगैरह हो गए। आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल दी हुई है फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन की लेफ्ट और राइट फोर्स बराबर हो तो हमारी नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, और अप और डाउन फोर्स बराबर हो तो भी हमारी फोर्स जो होगी वो जीरो हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन बराबर हो, सम ऑफ क्लॉकवाइज फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस, तब हमारी टॉर्क जीरो हो जाएगी। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। होप यही है कि मेरी होपली आपको ये समझ में आ गया होगा। हम आगे वाले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, मैं लास्ट टॉपिक हो इस चैप्टर का। हाँ भाई, स्टेट ऑफ स्टोर इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जबान लड़खड़ाना शुरू हो गई है बोल बोल के।
तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोगों की तीन तरह की स्टेट की, अनस्टेबल हो सकती है, स्टेबल हो सकती है और न्यूट्रल हो सकती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म कर रहा हूँ, थक गया क्योंकि बहुत रात हो गई और रात को मैं जाके ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करी। तो सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोगों की वो होती है अगर किसी बॉडी को मूव करें। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम मिसाल बात कर रहे हैं पहली वाले कौन की, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर उसको हम मूव करें तो ये क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटके अपना ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेगी। यानी इसको मूव करेंगे तो ये एक ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेगी, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, या लेफ्ट या राइट हो जाएगी ज़रा सा, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उसकी पोजीशन वही रहेगी, जैसी ये खड़ी हुई है वैसी ही खड़ी रहेगी। ये मिसाल होती है स्टैटिक स्टेबल इक्विलिब्रियम की। इफ अ बॉडी is said to be in stable equilibrium if it come back to its original position when it slightly displaced। अब यहाँ मिसाल क्या है, एक कोन की मिसाल दे दी है जो फिगर ए में, या बुक लाई हो टेबल पे। जैसे हम बुक को मूव भी करेंगे तो क्या होगा, ज़रा सा हिल जाएगी, बस आगे बढ़ जाएगी हल्का सा, लेकिन बुक वैसी ही रहेगी। या कोई चेयर हो हमारी ग्राउंड पे रखी हुई फ्लैट पे, या फिर हम बात करें टेबल की, उसको भी हम ज़रा सा मूव करेंगे तो अपनी पोजीशन पे ही रहेगी, सिर्फ वो मूव होगी लेकिन वो स्टेबल रहेगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है, सेकंड कंडीशन जो बनी हुई है हमारे पास, सेकंड डायग्राम जो बनी हुई है। जैसे ये कोन को सीधा करके खड़ा करके रखा हुआ है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या करेगा भाई, जो पॉइंट लिखा हुआ है वहां से इसको गिरा देगा ये। अब ये क्या हुआ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ सकती जब तक इसको कोई वापस खड़ा ना कर दे। तो यहाँ पे ये चीज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है भाई, वो चीज़ जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आए वो अनस्टेबल हो गए। स्टेबल क्या है, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। सही है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने दिखाया इस तस्वीर में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उससे नीचे गिरा रही है। अब जैसे यहाँ पे कौन की बात हुई है सेकंड फिगर में, अब जब ये गिर जाएगी तो ये क्या है, ओरिजिनल पोजीशन में तब तक नहीं आ सकती जब तक इससे कोई वापस उठा के नहीं रखते। ओके, तो ये होती है हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। अब तीसरी बात करें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल क्या है, स्टेबल और अनस्टेबल दोनों के बीच की चीज़ है। यानी ये क्या है, एक तरह से ये स्टेबल भी होती है और अनस्टेबल भी होती है, ये एक अपने नई पोजीशन बना देती है। इफ अ बॉडी या बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट इज neither return to former position nor the further away from the tilt a little। यानी ये अपनी पोजीशन चेंज भी करती है, ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहती है ना अपनी पुरानी पोजीशन में, नई पोजीशन में आती है। जैसे मिसाल के तौर पे कौन लेटी हुई है, ओके, अगर इसका हम लोग ज़रा सा डिस्प्लेस करें तो ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो कौन का टॉप एज होता है वो हमारा अप से डाउन में चला जाएगा या लेफ्ट से राइट में चला जाएगा, लेकिन क्या है, इसकी पोजीशन चेंज भी होगी लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होने के बावजूद भी ये एक नई फिगर में नहीं आएगी। ये कोन की कोन ही रहेगी और लेटी की लेटी रहेगी, यानी लेफ्ट की जगह राइट में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे कर दिया। अब वो सिर्फ लेफ्ट साइड पे मूव हो सकती है, राइट साइड पे मूव हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी, नई पोजीशन में नहीं आ सकती, जैसे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गई। होपली यहाँ पे आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज चैप्टर 6 खत्म हो चुका है भाई। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो शेयर करें। जितने भी नॉन मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और नॉन मैट्रिक के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो पढ़ लें भाई, क्योंकि ज़िंदगी में काम आती है फिजिक्स और आप कई जगह लगा सकते हैं। चीज़ को पता होना चाहिए कि टॉर्क किस तरह से हो सकता है। जैसे कि बहुत अच्छी मिसाल दी मैंने कि दरवाज़ा खोलने के लिए हम लोग कोने से करते हैं। अगर आपको दरवाज़ा हैवी हो गया तो आपको दरवाजे का साइज़ भी बड़ा करना पड़ेगा ताकि उसका डिस्टेंस जो है बढ़ने से वो आसानी से खुल सके। अब यहाँ एमसीक्यूज टाइम आ गया। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क में डायरेक्शन होती है नहीं होती, तो इससे पता चलेगा ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम ऑफ फोर्स क्या होता है भाई, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो कौन सी इक्विलिब्रियम में है, और ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ये आप करें और इसके आंसर बताएं मुझे एसएमएस के ज़रिए या नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि चैप्टर 7 की भी आपके पास वीडियो आ जाए जल्दी से जल्दी। और जाहिर सी बात है अभी तक स्कूल खुले नहीं है तो स्टे होम, स्टे सेफ और स्टे स्टडी, क्योंकि स्टडी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।